तारीखें महज अंकों का मेल नहीं होती, बल्कि कभी कभी वे वक्त की छाती पर लिखे गए वो शिलालेख बन जाती हैं जिन्हें सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता। आज पूरे देश की फिजाओं में एक ऐसी सरगर्मी है जिसे महसूस तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसकी गहराई को माप पाना अभी किसी के बस में नहीं है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच से लेकर सुदूर गांवों की उन गलियों तक जहां आज भी न्याय की किरणें पहुंचने में संघर्ष करती हैं, सिर्फ एक ही चर्चा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से होने वाले उस ऐलान ने, जो सीधे तौर पर दलित समाज और अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा है, एक ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है जिसने देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को एक नई कशमकश में डाल दिया है। ये ऐलान क्या है? यह खतरनाक क्यों कहा जा रहा है? और क्यों इस बार की 14 अप्रैल पिछले कई दशकों की सबसे महत्वपूर्ण तारीख बनने जा रही है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें उन परतों को उधेड़ना होगा जो सत्ता के गलियारों में बहुत ही खामोशी से बुनी जा रही हैं। अगर हम गौर करें तो भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस बार का मामला पूरी तरह से अलग है। यह मामला सिर्फ किसी नई योजना का नहीं है, न ही ये किसी पुराने वादे को दोहराने जैसा है। खुफिया सूत्रों और प्रशासनिक हलकों से छनकर जो खबरें बाहर आ रही हैं, वे इशारा कर रही हैं कि इस बार सरकार कुछ ऐसा अकल्पनीय करने जा रही है जो सीधे तौर पर दलित समुदाय के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। खतरनाक शब्द यहाँ नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस प्रचंड प्रभाव का सूचक है जो यथास्थिति को हिला देने वाला है। दलित समाज के भीतर जो खुशी की लहर देखी जा रही है, वो अनायास नहीं है। इसके पीछे छिपी है वो उम्मीद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सपनों से मेल खाती है जिन्हें पूरा करने का जिम्मा शायद अब वक्त ने अपने कंधों पर ले लिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये फैसला शिक्षा के उन बंद द्वारों को हमेशा के लिए खोल देगा? क्या ये फैसला आरक्षण की उस संकल्पना को नई मजबूती देगा जिसे समय समय पर कमजोर करने की कोशिशें की जाती रही हैं? सस्पेंस का आलम यह है कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर राज्यों की राजधानियों तक अधिकारी इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिर उस फाइल में क्या लिखा है जिस पर 14 अप्रैल को मुहर लगनी है। लेकिन संकेतों की भाषा बहुत कुछ बयां कर देती है। हाल के दिनों में जिस तरह से दलित चिंतकों, बुद्धिजीवियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता के शीर्ष स्तर पर गोपनीय विचार विमर्श हुआ है, उसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि यह ऐलान कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक संवैधानिक बदलाव की आहट है। वो समाज जो अब तक खुद को नीतियों के केंद्र से बाहर महसूस करता था, आज अचानक खुद को उस केंद्र बिंदु पर पा रहा है। हर तरफ नीले झंडों का रेला और जय भीम के नारों की गूंज के बीच एक ऐसी शांति भी है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की होती है। एक ऐसा तूफान जो असमानता की दीवारों को गिराने का मादा रखता है। जब हम इस घटनाक्रम के गहराई में उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैचारिक तैयारी है। अम्बेडकरवादी युवा जो आज तकनीक और शिक्षा के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वे इस ऐलान को अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पूर्वजों ने जिस अपमान और तिरस्कार की आग को सहा था, अब उस आग से तपकर न्याय का कुंदन निकलने वाला है। इस ऐलान के प्रभाव को समझने के लिए हमें उस मानसिकता को समझना होगा जो सालों से इस वर्ग को दबाने की कोशिश करती रही है। आज वही वर्ग इस खतरनाक ऐलान से सहमा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर दलित समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया तो सदियों से चली आ रही वर्चस्व की राजनीति का अंत हो जाएगा। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी आलोचना या प्रशंसा के अगर हम तथ्यों को देखें तो सरकार ने इस बार अपनी रणनीति को बेहद गुप्त रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली हमेशा से चौंकाने वाली रही है, लेकिन दलितों के अधिकार और अस्मिता से जुड़ा ये मुद्दा संवेदनशील भी है और निर्णायक भी। चर्चा है कि ये घोषणा केवल कुछ हजार करोड़ों के पैकेज तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये एक ऐसी कानूनी गारंटी की तरफ इशारा कर रही है जो दलित समुदाय को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बराबरी का हिस्सेदार बना देगी। क्या ये वही मोड़ है जिसकी प्रतीक्षा बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन के वक्त की थी? क्या ये वही आर्थिक आजादी है जिसकी वकालत उन्होंने अपनी किताबों में की थी? सस्पेंस की ये कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही हैं, लेकिन पूर्ण चित्र अभी भी पर्दे के पीछे है। खुशी का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस बार की घोषणाओं में केवल प्रतीकों की राजनीति नहीं दिखाई दे रही। अक्सर देखा गया है कि 14 अप्रैल के मौके पर मूर्तियों पर माल्यार्पण और बड़े बड़े भाषणों तक ही सब कुछ सीमित रह जाता था, लेकिन इस बार का माहौल कुछ और ही कह रहा है। इस बार बात हक की हो रही है, हिस्सेदारी की हो रही है और उस गरिमा की हो रही है जिसे भारतीय संविधान ने हर नागरिक को दिया है। समाज के पढ़े लिखे दलित युवाओं का मानना है कि अगर ये ऐलान वाकई वैसा ही है जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा। सस्पेंस को बरकरार रखते हुए अगर हम उन चर्चाओं पर ध्यान दें जो प्रशासनिक गलियारों में तैर रही हैं,
तो पता चलता है कि सरकार शायद कुछ ऐसा कानूनी ढांचा तैयार कर रही है जिससे दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगने के साथ साथ उनके विकास के लिए एक समर्पित और स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण हो सके। अभी तो केवल इस हलचल की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम उस ऐतिहासिक दिन के करीब पहुंचेंगे, ये कड़ियां और साफ होती जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार की 14 अप्रैल ने देश की नींद उड़ा रखी है। हर अम्बेडकरवादी, हर वो शख्स जो संविधान में विश्वास रखता है, वो इस वक्त अपनी सांसें थामकर बैठा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का ऐलान नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की गूंज है जो सदियों से इस देश की मिट्टी में दफन थी। सस्पेंस की इस पहली कड़ी में हमने सिर्फ उस माहौल को समझा है जिसने पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि वो खतरनाक ऐलान वास्तव में है क्या? वो कौन सी योजना है जिसने दलितों के चेहरे पर मुस्कान और विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं? इस सवाल का जवाब उस पर्दे के पीछे छिपा है जिसे धीरे धीरे हटाया जाना अभी बाकी है। सत्ता के गलियारों से निकलकर अब ये चर्चा उन दफ्तरों की फाइलों तक पहुंच चुकी है जहां देश की नीतियां आकार लेती हैं। अगर गौर से देखा जाए तो इस बार का घटनाक्रम पिछले किसी भी सरकारी कदम से बिल्कुल जुदा है। 14 अप्रैल की उस तारीख के इर्द गिर्द बुना गया ये पूरा ताना बाना महज इत्तेफाक नहीं है। प्रशासनिक महकमों में जिस तरह की गोपनीयता बरती जा रही है, उसने इस सस्पेंस को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां हर कोई सिर्फ कयास लगा रहा है। लेकिन जो संकेत छनकर बाहर आ रहे हैं, वे किसी बड़े और ऐतिहासिक कानूनी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। अक्सर राजनीति में घोषणाएं हवा हवाई होती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से संविधान की धाराओं और दलित अधिकारों के कानूनी विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की लंबी बैठकें हुई हैं, उससे यह साफ है कि आने वाला ऐलान दलित समाज की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ को मजबूत करने वाला है। इस खतरनाक कहे जाने वाले ऐलान के पीछे की जो सबसे बड़ी कड़ी जुड़ रही है, वो है हिस्सेदारी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव मजबूत न हो। चर्चा है कि इस बार सरकार कुछ ऐसा ढांचागत परिवर्तन करने जा रही है जो सरकारी नौकरियों की सीमाओं से बाहर निकलकर निजी क्षेत्र और उद्यमिता में दलितों की भागीदारी को अनिवार्य बना देगा। यदि ये सच होता है तो इसे खतरनाक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उन ताकतों के लिए खतरा होगा जो अब तक संसाधनों पर एकाधिकार जमाए बैठी थीं। दलित समाज के भीतर जो खुशी छाई है, उसका मुख्य कारण यही है कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि अब बात सिर्फ आरक्षण बचाने की नहीं होगी, बल्कि अधिकार बढ़ाने की होगी। सस्पेंस की गहराई तब और बढ़ जाती है जब हम उन विशेष क्षेत्रों की बात करते हैं जहां अब तक दलितों की पहुंच न के बराबर थी। सूत्रों का कहना है कि 14 अप्रैल को होने वाला ये ऐलान शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी डिजिटल और वित्तीय क्रांति लेकर आएगा जिससे दलित छात्र सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में बिना किसी आर्थिक बोझ के पढ़ सकेंगे। यह स्कॉलरशिप की किसी मामूली योजना जैसा नहीं है, बल्कि एक पूर्ण अधिकार पत्र की तरह तैयार किया जा रहा है। कल्पना कीजिए उस समाज की जिसे सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा गया, आज उसे सीधे तौर पर वैश्विक मंच पर लाने की तैयारी हो रही है। यही वो बिंदु है जहां अम्बेडकरवादी सोच और आधुनिक भारत का निर्माण आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। बिना किसी पक्षपात के अगर हम इस हलचल का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि इस बार की रणनीति में प्रतीकवाद से ज्यादा परिणाम पर जोर है। सरकार ने शायद ये भाप लिया है कि देश का दलित युवा अब सिर्फ भाषणों से संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसे ठोस नतीजे चाहिए। इसीलिए इस ऐलान की कड़ियों को इस तरह जोड़ा गया है कि इसमें ग्रामीण स्तर के दलित किसान से लेकर शहर के स्टार्टअप चलाने वाले युवा तक सबको कुछ न कुछ ठोस मिलने वाला है। वो खुशी जो आज बस्तियों में दिख रही है, वो इसी विश्वास की देन है कि अब उनके हक की फाइल पर धूल नहीं जमेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है, वो अंतिम और सबसे बड़ा फैसला क्या है? क्या सरकार वाकई कोई ऐसा नया कानून लाने वाली है जो सीधे तौर पर संविधान की मूल भावना को और अधिक विस्तारित कर देगा? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इस ऐलान की परतों से एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है, और वो है न्यायिक और प्रशासनिक सुधार। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 14 अप्रैल को दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल या किसी ऐसी संवैधानिक संस्था का ऐलान हो सकता है जिसके पास त्वरित न्याय देने की असीमित शक्तियां होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा कानूनी सुधार माना जाएगा। खतरनाक शब्द यहाँ उन लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह काम कर रहा है जो आज भी जातिगत श्रेष्ठता के अहंकार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर अम्बेडकरवादी इसे अपने वर्षों के संघर्ष के प्रतिफल के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस बार किसी भी तरह की लीकेज नहीं होने दी गई है। मंत्रालयों के भीतर एक तरह का मौन व्रत है, लेकिन फाइलों की आवाजाही ये बता रही है कि कुछ बहुत ही क्रांतिकारी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।
सस्पेंस का ये दूसरा चरण हमें उस हकीकत के और करीब ले आता है जहां हमें ये समझना होगा कि क्या ये ऐलान केवल भारत की आंतरिक राजनीति तक सीमित है या इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ने वाला है। क्या भारत इस 14 अप्रैल को दुनिया के सामने दलित अधिकारों का एक नया मॉडल पेश करने जा रहा है? खुशी की लहरें अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में बसे अंबेडकरवादी संगठनों में भी इस खबर ने हलचल पैदा कर दी है। लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए हैं, हर छोटे अपडेट पर नजर रख रहे हैं। यह उत्साह इस बात का प्रमाण है कि जो ऐलान होने वाला है वो किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के मान सम्मान से जुड़ा है। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो और अधिक जटिल होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम उस मुख्य घोषणा की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई चुनौतियां और नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये ऐलान वाकई बिना किसी बाधा के लागू हो पाएगा? क्या समाज के अन्य वर्ग इसे सहजता से स्वीकार करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रधानमंत्री का वो वचन है जो इतिहास की धारा को मोड़ देगा? अभी तो सिर्फ पर्दे के पीछे की हलचल को हमने महसूस किया है। असल धमाका तो तब होगा जब इस ऐलान के उन बिंदुओं का खुलासा होगा जो सीधे तौर पर आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। सस्पेंस की परतें अब धीरे धीरे उस केंद्र की ओर बढ़ रही हैं जहां से इस पूरे खतरनाक ऐलान की असली रूह निकलकर सामने आती है। अब चर्चा केवल हवाओं में नहीं है, बल्कि उन आर्थिक दस्तावेजों में सिमट आई है जो देश की तिजोरी की चाबी संभालते हैं। 14 अप्रैल की उस गरिमामयी सुबह के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दलित समाज के लिए केवल एक सरकारी मदद नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र होने वाला है। बिना किसी की जय जयकार किए या किसी पर उंगली उठाए, अगर हम इस ब्लूप्रिंट की गहराई को समझें तो यह साफ दिखता है कि इस बार सरकार ने उस नस पर हाथ रखा है जिसे अब तक के इतिहास में अछूता छोड़ दिया गया था। वो नस है पूंजी और संसाधनों पर मालिकाना हक। दलित समाज के भीतर जो एक अकल्पनीय खुशी का माहौल है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें भनक लग चुकी है कि अब उन्हें सिर्फ मजदूर या कर्मचारी बने रहने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें मालिक बनाने की एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा होने वाली है। इस ऐलान के जो गहरे मायने निकल कर आ रहे हैं, उनमें सबसे चौंकाने वाला बिंदु है दलित कैपिटल का निर्माण। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को एक ऐसे विशाल फंड या बैंक की घोषणा कर सकते हैं जो विशेष रूप से अंबेडकरवादी युवाओं के स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए समर्पित होगा। ये कोई छोटा मोटा लोन मेला नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो बिना किसी गारंटी के उन हाथों में करोड़ों की पूंजी सौंपने का दम रखता है जिनके पास विचार तो हैं पर साधन नहीं। इसे खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बाजार के उस पुराने एकाधिकार को सीधी चुनौती देने वाला है जिसमें कुछ खास वर्गों का ही बोलबाला रहा है। सोचिए, जब देश के हर जिले में एक बड़ा दलित उद्यमी खड़ा होगा तो सामाजिक समीकरणों का क्या होगा? इसी सवाल ने विरोधियों के माथे पर पसीना ला दिया है और दलित बस्तियों में दिवाली जैसा माहौल पैदा कर दिया है। सस्पेंस का एक और बड़ा सिरा जुड़ता है जमीन और संपत्ति के अधिकारों से। अंबेडकरवाद की बुनियादी लड़ाई हमेशा से संसाधनों के समान वितरण की रही है। खबर है कि इस ऐलान में कुछ ऐसे कानूनी संशोधन शामिल किए गए हैं जो सरकारी और नजूल की जमीनों पर दलितों के अधिकार को वैधानिक मजबूती देंगे। ये कदम सीधे तौर पर ग्रामीण भारत की उस सामंती व्यवस्था पर प्रहार करेगा जो आज भी कहीं न कहीं दबी हुई है। जब एक दलित किसान के पास अपनी जमीन का पक्का और निर्विवाद मालिकाना हक होगा तो उसका स्वाभिमान किस बुलंदी पर होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह घोषणा इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि इसमें सिर्फ भावनाओं का पुट नहीं है, बल्कि इसमें कड़े प्रशासनिक आदेशों की गूंज सुनाई दे रही है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के भीतर धंसते जाते हैं, एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है और वो है संसद से लेकर पंचायतों तक अतिरिक्त प्रतिनिधित्व का मॉडल। चर्चा है कि 14 अप्रैल को कुछ ऐसे नीतिगत बदलावों का ऐलान होगा जो नीति निर्धारण की हर छोटी बड़ी कमेटी में दलित समाज की अनिवार्य और प्रभावशाली मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे। इसे केवल कोटा नहीं कहा जा सकता, यह शक्ति का विकेंद्रीकरण है। लोग इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि क्या वाकई अब उनकी आवाज उन बंद कमरों में भी गूंजेगी जहां देश का भाग्य लिखा जाता है। सस्पेंस की ये कड़ी इतनी मजबूत है कि इसने पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो इसे सामाजिक न्याय की चरम सीमा मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसके प्रभाव से डरे हुए हैं। खुशी का एक गुप्त कारण ये भी बताया जा रहा है कि सरकार बाबा साहब के नाम पर एक ऐसी वैश्विक यूनिवर्सिटी की नींव रखने का ऐलान कर सकती है जिसकी शाखाएं दुनिया के कई देशों में होंगी, जहां दलित समाज के छात्रों के लिए 100% आरक्षण और पूरी तरह मुफ्त विश्वस्तरीय शिक्षा होगी। कल्पना कीजिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक बाबा साहब के जिस ज्ञान की गूंज रही है, उसे अब भारत अपनी धरती से दुनिया को निर्यात करेगा। यह ऐलान न केवल दलित समाज का मान बढ़ाएगा, बल्कि भारत की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। यही वो खतरनाक विजन है जो केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि एक भविष्य दृष्टा के दिमाग की उपज हो सकती है। तटस्थ भाव से देखा जाए,
तो इस बार का ये ऐलान पिछले तमाम दशकों के तुष्टीकरण और चुनावी वादों से कोसों आगे निकल चुका है। इसमें एक ऐसी परिपक्वता दिखाई दे रही है जो दलितों को सिर्फ एक वोटर के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के एक पिलर के रूप में देखती है। अंबेडकरवादी चिंतकों का मानना है कि यदि इस ऐलान के 50% हिस्से को भी ईमानदारी से लागू कर दिया गया तो भारत की तस्वीर अगले 5 सालों में पूरी तरह बदल जाएगी। सस्पेंस अभी भी बरकरार है क्योंकि इन घोषणाओं के पीछे की जो लीगल ड्राफ्टिंग है उसे इतना पुख्ता बनाया गया है कि कोई भी अदालत या कोई भी अगली सरकार इसे आसानी से पलट नहीं पाएगी। हर बीतता लम्हा अब उस ऐतिहासिक पल के करीब ले जा रहा है। लोगों की नजरें 14 अप्रैल के उस कैलेंडर की ओर टिकी हैं, लेकिन मन में हजारों सवाल हैं। क्या ये वाकई मुमकिन होगा? क्या समाज का ढांचा इस बड़े बदलाव को सहन कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये वही इनकलाब है जिसका सपना बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांसों तक देखा था? सस्पेंस की ये तीसरी कड़ी हमें उस मुकाम पर छोड़ती है जहां से आगे का रास्ता और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस जमीनी हकीकत की और उन गुप्त प्रतिक्रियाओं की जो इस ऐलान के संकेतों के बाद समाज के अलग अलग कोनों से आनी शुरू हो गई हैं। सस्पेंस का ये चौथा चरण अब हमें उन बंद कमरों से बाहर निकालकर सीधे समाज की उन नसों तक ले जाता है जहां इस खतरनाक ऐलान की आहट ने एक खामोश इनकलाब पैदा कर दिया है। 14 अप्रैल की उस ऐतिहासिक सुबह की प्रतीक्षा अब केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे देश के सामाजिक ढांचे में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे भांप पाना आसान नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि दलित बस्तियों में इस वक्त एक अजीब सी ऊर्जा है, एक ऐसी खुशी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। लोग अपने घरों के बाहर बाबा साहब की तस्वीरों को साफ कर रहे हैं, नीले झंडों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। इन सब के पीछे जो असली चर्चा है वो उस प्रशासनिक महाभूकंप की है जिसे इस ऐलान का आधार माना जा रहा है। बिना किसी पक्षपात के अगर हम समाज के अलग अलग कोनों से आ रही आवाजों को सुने तो समझ आता है कि ये सस्पेंस अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस ऐलान के संकेतों ने बुद्धिजीवी वर्ग और अंबेडकरवादी चिंतकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। विश्वविद्यालय के परिसरों में जहां रात रात भर दलित अधिकारों पर चर्चा होती है, वहां अब इस बात का विश्लेषण हो रहा है, क्या ये शक्ति का नया वितरण वाकई जमीन पर उतरेगा? सूत्रों का कहना है कि सरकार ने एक ऐसी निगरानी प्रणाली का खाका तैयार किया है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित होगी और जिसका एकमात्र काम यह सुनिश्चित करना होगा कि दलितों के लिए घोषित हर एक रुपया और हर एक अधिकार बिना किसी बिचौलिए के सीधे उन तक पहुंचे। इसे खतरनाक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये उस भ्रष्टाचार के तंत्र पर सीधी चोट है जिसने दशकों से दलितों के विकास को कागजों तक सीमित रखा था। खुशी की सबसे बड़ी वजह यही है विश्वास, वो विश्वास जो अब तक के इतिहास में कहीं खोया हुआ था। सस्पेंस की एक और गहरी परत तब खुलती है जब हम ग्रामीण भारत की ओर नजर डालते हैं। वहां के दलित युवाओं के बीच यह खबर आग की तरह फैल चुकी है कि 14 अप्रैल को कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्हें उनके गांव की सीमाओं से निकालकर सीधा सत्ता के केंद्रों में एक मजबूत हिस्सेदार बना देगा। चर्चा है कि सरकार पंचायत राज व्यवस्था में कुछ ऐसे क्रांतिकारी संशोधन करने जा रही है जिससे संसाधनों के आवंटन में दलित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये केवल विकास की बात नहीं है, ये उस मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात है जो सदियों से ग्रामीण अंचलों में व्याप्त रही है। जब एक दलित युवा को पता चलता है कि उसके हक का फैसला अब किसी और के हाथ में नहीं बल्कि सीधे संविधान की नई धाराओं के तहत सुरक्षित है, तो उसके चेहरे की चमक देखने लायक होती है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक गहरा तनाव भी है। समाज के उन वर्गों में जो अब तक संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे थे, इस ऐलान ने एक खबली मचा दी है। वे पूछ रहे हैं कि क्या यह संतुलन बिगड़ने वाला है, क्या उनकी सत्ता जाने वाली है? यही वो सस्पेंस है जो इस पूरे घटनाक्रम को खतरनाक बनाता है। एक तरफ उम्मीदों का सैलाब है और दूसरी तरफ आशंकाओं के बादल। अंबेडकरवादी संगठनों ने अपनी आंतरिक बैठकें तेज कर दी हैं। वे रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस ऐतिहासिक ऐलान को जन जन तक पहुंचाया जाए और कैसे इसके क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई जाए। सस्पेंस का आलम यह है कि विपक्षी खेमों में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे इस मास्टर स्ट्रोक का स्वागत करें या विरोध। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक 14 अप्रैल के करीब पहुंच रही है, सोशल मीडिया के गलियारों में भी एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है। हैशटैग्स और पोस्ट्स के जरिए इस ऐलान की बारीकियों को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई 14 अप्रैल को संपत्ति के अधिकार को लेकर कोई बड़ा अध्यादेश आने वाला है? क्या दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अब देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा? ये वो सवाल हैं जिन्होंने सस्पेंस को इतना भारी बना दिया है कि हर कोई बस उस संबोधन का इंतजार कर रहा है जो इतिहास के पन्नों को बदलने वाला है। बिना किसी की प्रशंसा किए अगर तटस्थ होकर देखें तो ये स्वीकार करना होगा कि इस बार की तैयारी ने राजनीति के पुराने व्याकरण को पूरी तरह फेल कर दिया है। खुशी का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू ये भी है
कि इस बार के ऐलान में युवाओं के कौशल विकास और ग्लोबल एक्सपोजर पर जितना जोर दिया गया है उतना पहले कभी नहीं देखा गया। चर्चा है कि सरकार ने दुनिया की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के साथ कुछ गुप्त समझौते किए हैं, जिसके तहत दलित युवाओं के लिए विशेष डायरेक्ट भर्ती और प्रशिक्षण के द्वार खोले जाएंगे। अगर ये घोषणा 14 अप्रैल को सार्वजनिक होती है तो ये बेरोजगारी के अंधेरे में भटक रहे लाखों दलित युवाओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। सस्पेंस की ये कड़ी सीधे तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सम्मान से जुड़ी हुई है। अभी तो केवल समाज की प्रतिक्रियाएं और संकेतों की भाषा हमारे सामने है। असल हकीकत तो उस दिन के उजाले में ही साफ होगी। लेकिन एक बात निश्चित है, समाज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। इस ऐलान ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके उस पार एक नया भारत खड़ा है। एक ऐसा भारत जहां अंबेडकरवाद केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि शासन का आधार बनता हुआ दिख रहा है। सस्पेंस का ये चौथा हिस्सा हमें उस निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। सस्पेंस की तमाम घड़ियां अब उस आखिरी मुकाम पर आ खड़ी हुई हैं जहां से वक्त का पहिया एक नया मोड़ लेने जा रहा है। 14 अप्रैल की उस सुनहरी सुबह का इंतजार अब खत्म होने को है और पर्दे के पीछे से जो अंतिम सच निकलकर सामने आ रहा है उसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के समाजशास्त्रियों को हैरत में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से होने वाला ये खतरनाक ऐलान दरअसल किसी एक योजना का नाम नहीं है, बल्कि ये मिशन 2026 का वो ब्लूप्रिंट है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने का अंतिम प्रहार माना जा रहा है। बिना किसी की स्तुति किए या किसी की निंदा किए अगर हम इस घोषणा के सबसे गहरे राज को खोलें तो पता चलता है कि सरकार एक संवैधानिक संशोधन की ऐसी तैयारी कर चुकी है जो देश की संपदा और संसाधनों में दलितों की भागीदारी को केवल प्राथमिकता नहीं बल्कि अधिकार बना देगी। इस ऐलान का सबसे प्रभावशाली हिस्सा जिसने दलित समाज के भीतर खुशी का सैलाब पैदा कर दिया है वो है राष्ट्रीय दलित उद्यमिता परिषद का गठन। ये परिषद सीधे तौर पर स्वायत्त होगी और इसके पास इतना बजट होगा कि ये देश के हर जिले में अंबेडकर इंडस्ट्रियल हब खड़ा कर सके। सस्पेंस का असली केंद्र यही है कि इस बार सरकार नौकरी मांगने वाले हाथ नहीं बल्कि नौकरी देने वाले हाथ तैयार करने का ऐलान करने जा रही है। खतरनाक उनके लिए है जो अब तक आर्थिक तंत्र पर कब्जा जमाए बैठे थे, क्योंकि अब प्रतियोगिता का मैदान पूरी तरह से बदल गया है। 14 अप्रैल को जब वो राजपत्र सार्वजनिक होगा तो उसमें लिखा होगा कि अब दलित युवाओं के लिए केवल आरक्षण की बैसाखी नहीं होगी बल्कि उनके पास संसाधनों की वह ढाल होगी जिससे वे वैश्विक बाजार में किसी भी दिग्गज से आंख मिला सकेंगे। खुशी का एक और गुप्त और भावुक कारण ये निकल कर आया है। इस ऐलान में अंबेडकर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि अब गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर दुनिया के टॉप 50 विश्वविद्यालयों तक का रास्ता सीधे तौर पर साफ हो जाएगा। इसमें किसी तरह की कागजी बाधा नहीं होगी बल्कि एक 1 क्लिक डिजिटल कार्ड के जरिए दलित छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। ये उस शिक्षा के अधिकार की असली जीत है जिसके लिए बाबा साहब ने सिडनी और लंदन की गलियों में भूखे रहकर संघर्ष किया था। सस्पेंस की ये कड़ी सीधे तौर पर आने वाली नस्लों के भविष्य से जुड़ी है और यही वजह है कि अंबेडकरवादी युवाओं में इस वक्त गजब का जुनून देखा जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब उनके संघर्ष को एक मुकम्मल मंजिल मिलने वाली है। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे ऐलान की जो सबसे खतरनाक और निर्णायक बात बताई जा रही है वो है सामाजिक न्याय का नया ऑडिट। चर्चा है कि सरकार 14 अप्रैल को एक ऐसे कानून का ऐलान करेगी जिसमें हर निजी और सरकारी संस्थान को हर साल ये रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने दलितों की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण के लिए धरातल पर क्या किया। अगर भागीदारी कम पाई गई तो उन पर कड़े जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा। ये ऐलान सीधे तौर पर उस भेदभाव की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है जो दफ्तरों केस बड़ी कमरों में बहुत ही शातिर तरीके से किया जाता रहा है। दलितों में छाई खुशी का ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिर्फ जय भीम का नारा नहीं गूंजेगा बल्कि उनके पास वो कानूनी शक्ति होगी जो उनके खिलाफ होने वाले हर जुल्म का हिसाब चुकता करेगी। जैसे जैसे हम इस महान निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं हमें ये समझना होगा कि ये 14 अप्रैल केवल एक जयंती का उत्सव नहीं रहने वाला। यह वो दिन बनने जा रहा है जिसे इतिहासकार भारतीय लोकतंत्र के पुनर्जन्म के रूप में लिखेंगे। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के अगर देखें तो ये एक ऐसी बिसात है जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को एक नई और मजबूत डोर में बांधने का प्रयास किया है। सस्पेंस का जो पर्दा अब उठ रहा है वो दिखा रहा है कि मिशन 2026 के तहत भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने की तैयारी है जहां जाति केवल एक पहचान मात्र रह जाएगी और अधिकार सबके लिए बराबर होंगे। अंतिम सत्य यह है कि प्रधानमंत्री का ये ऐलान उस अधूरे इनकलाब को पूरा करने की एक साहसिक कोशिश है जिसे दशकों पहले शुरू किया गया था। खुशी की ये लहरें, नीले आसमान में लहराते ये झंडे और लोगों की आंखों में ये उम्मीद के आंसू गवाह हैं कि इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक के इतिहास में अकल्पनीय था। सस्पेंस अब पूरी तरह साफ हो चुका है। खतरा केवल असमानता को है,
खतरा केवल शोषण को है और खुशी उस हर इंसान के लिए है जो खुद को अम्बेडकरवादी कहता है और संविधान की ताकत में यकीन रखता है। 14 अप्रैल की सुबह जब प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे तो उनके शब्द केवल भाषण नहीं होंगे, वे एक नए युग के निर्माण की प्रतिज्ञा होंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।